फिर ये उन्होंने बोला कि ये आप थोड़ा सा है ना, फिर से स्टार्टिंग से फिर से बताइए। वो जो जहाँ पे आपका स्टार्टिंग में पहले परिचय वरिचय हो गया, उसके बाद में उन्होंने कहाँ आपको अप्रिशिएट किया, वो फिर से बोलिए। सर मैं उन्होंने जैसे मैंने नेतृत्व लिखा था कि मुझ में नेतृत्व के गुण भी पाए जाते हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप नेतृत्व को कैसे डिफाइन करोगे। तो बायोडाटा में। मैंने वहां पर उनको, हाँ, बायोडाटा से पूछा था ये कि सर मैंने जब शिक्षण कार्य किया था तो मेरे नेतृत्व में मैंने बच्चों को तैयार किया था डिबेट के लिए। तो जिन बच्चों को मैंने तैयार किया था उस समय वो जो दक्षिण स्तर था भारत, दक्षिण भारत में वो प्रथम आए थे बच्चे। तो वो चीज मैंने उन्हें बताई थी कि मेरे मतलब मार्गदर्शन में जो बच्चे गए थे वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए, उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो उसके लिए उन्होंने मतलब थोड़ा सा अप्रिशिएट किया कि चलिए अच्छा है। फिर मिलनसार होने के लिए उन्होंने पूछा, तो वो मैंने उन्हें बताया। फिर उसके बाद सर उन्होंने वही डेमो टीचिंग के लिए बोल दिया, तो उन्होंने थोड़ा मुझे डेमो टीचिंग में अटकाया पर्यायवाची शब्दों पर, क्योंकि वो मुझसे चाह रहे थे कि मैं कम से कम 7-8 पर्यायवाची शब्द बताऊं। इतने में नहीं बता पाई, मैं 3-4 बता के रुक गई। ये तो डेमो तो फिर आपने खुद चुना था पर्यायवाची विषय डेमो के लिए? जी नहीं, वो पर्यायवाची नहीं था। जैसे शब्द आया था भोर और बरखा मीरा जी के पद में, तो मैंने उसके 2 अर्थ बता के आगे मैं पढ़ाती रही। तो उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने कहा कि हमें भोर और बरखा के और मतलब शब्द बताइए पर्यायवाची। तो वहां पे मैं सर ज्यादा नहीं बता पाई, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कोई नहीं, आप अपना मतलब पढ़ाना कंटिन्यू करें। तो मैंने पढ़ाया। फिर उसके बाद मैंने सर उसमें एक लाइन थी कि गोपियां दही मथत है सुनियत है कंगना के झनकारे, तो मैंने चूड़ी पहनी हुई थी 2। वो इसीलिए पहनी हुई थी कि मैं वो एक उदाहरण दे सकूं। मैंने अपनी चूड़ियों को खनका के दिखाया कि देखो ऐसे आवाज आती है खनकने की, तो वो हंसने लग गए जो वहां पे पैनल था। उसके बाद फिर उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब फिर मैं वापस से शब्दों पर आई कि इन पंक्तियों में ये कठिन शब्द आए हैं। उन्होंने फिर मुझसे, जैसे रजनी शब्द था, उनका फिर से वही कि इसके पर्यायवाची बताओ। तो मैंने बताए, मैंने 3 पर्यायवाची उसके बता दिए। तो वो कह रहे हैं और बताइए। तो यहाँ पे मतलब मुझे लगा थोड़ा मैं अटक गई। फिर उन्होंने कहा चलो इसको छोड़ो। फिर उन्होंने मुझसे शब्द लिखवाए बोर्ड पर। उन्होंने मुझसे पुनर्जागरण, सूर्योदय और आशीर्वाद ये लिखवाया। फिर मुझसे बोला कि इनका संधि विच्छेद करिए। तो मैंने गलती से पुनर्जागरण को गलत कर दिया था, तो उन्होंने बोला इसमें गलत कौन सा है। तो मैं खुद ही पहचान गई थी कि सर मैंने ये गलत कर दिया है। तो फिर मैंने उसको ठीक वहीं कर दिया। फिर उन्होंने कहा संधि विच्छेद, मैंने संधि विच्छेद किया तो वो ठीक थे संधि विच्छेद। फिर उन्होंने बोला चलो एक शब्द और लिखो। उन्होंने मुझसे सर सच्चिदानंद लिखवाया। सच्चिदानंद लिखवा के फिर बोला कि इसका संधि विच्छेद करिए। तो जब मैंने उसका संधि विच्छेद किया तब वो हंसने लगे। मैंने उसका संधि विच्छेद सर सत जमा चित जमा आनंद ये किया। तो मैंने उसको पहले ही ज्यादा मतलब लघु उसमें डाल दिया कि फिर ये मेरे को सच्चित का भी करने के लिए बोलेंगे। फिर उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए। सर उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे साहित्य के प्रश्न पूछे कि आपने जैसे नेट भी पास किया हुआ है, आपने बीए में क्या पढ़ा था। तो सर मैंने बता दिया कि हिंदी साहित्य में कहानियां थी। तो उन्होंने मुझसे कहानियां पूछी, कह रहे कोई भी कहानी बता दो जो आपने बीए में पढ़ी थी अपने सेकंड ईयर में। तो मैंने 1-2 कहानियों के नाम लिए। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रेमचंद जी का कोई उपन्यास बताइए घटना आधारित। तो सर उस समय मुझे ऐसे कुछ घटना आधारित याद नहीं आया, पर मैंने गोदान का ही नाम लिया। हाँ तो हाँ। फिर उन्होंने कहा कि चलो आपने गोदान बताया है इसके बारे में बताइए। तो मैंने बताया। फिर उसमें मैंने एक ये लाइन बोल दी थी कि मतलब धर्म कृषक जो समाज है धर्म के नाम पर उनका मतलब वो जैसे करना चाहते थे धर्म का आडंबर। तो फिर उन्होंने पूछा क्या आपको लगता है कि आज भी धर्म के नाम पर बहुत लोगों को मतलब परेशान किया जा रहा है या ऐसे कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा कि हाँ सर हो रहा है वर्तमान में ये चीज भी। तो उन्होंने फिर उसके बाद फिर एक सर थे, उन्होंने बोला कि आपने पूस की रात पढ़ी है। मैं कहा हाँ सर पढ़ी है। उसके पात्रों के नाम बताइए। तो सर मैं हल्कू का नाम तो भूल गई थी, पर मैंने उनको बोला कि सर मैं मुख्य पात्र का नाम तो भूल चुकी हूँ, पर मुझे जो उसका पालतू कुत्ता होता है जबरा, उसका नाम याद है। तो फिर वो हंसने लगे कि हाँ जबरा का मालिक हल्कू। में कहा जी हाँ सर। फिर उन्होंने फिर से क्वेश्चन स्विच करे। एक मैम ने फिर क्वेश्चन पूछा कि एक कविता है, यह है दंतुरित मुस्कान, यह किसकी है।
तो मैंने वो बताया नागार्जुन की है। फिर उसके बारे में पूछा कि नागार्जुन के बारे में बताइए कुछ, तो मैंने बताया कि प्रगतिशील धारा के वो हैं कवि। फिर उन्होंने पूछा कि प्रगतिशील जो धारा है उसकी विशेषताएं, वो 2-3 बता दी। फिर उन्होंने पूछा कि नागार्जुन की कोई पंक्तियां सुना दो, तो सर मुझे वो तब उनकी एक याद थी, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, तो वो मैंने उनको 2 लाइन सुना दी। फिर तेरी वो दूसरी किस लाइन क्या थी? कई दिनों तक चूल्हा रानी रोया, कुतिया सोई उसके साथ। नहीं वो बहुत। नहीं, मैंने बस 2 ही सुनाई। फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद सर, फिर वो एक सर थे, उन्होंने बोला कि आपने जैसे हिंदी साहित्य पढ़ा है उसको कितने खंडों में बांटा गया है, तो वो बता दिया कि आदिकाल, भक्ति काल। फिर उन्होंने बोला कि आप भक्ति काल को विस्तार से बताइए हमें। तो मैंने फिर भक्ति काल को थोड़ा विस्तार से बताया कि निर्गुण और सगुण में बटा हुआ था। निर्गुण में सगुण में भी राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण उपासक, ये सब पूरा बता के फिर कबीर जी पर भी आ गए थे। निर्गुण में प्रेमाश्रयी और जो हमारे सूफी थे, फिर वो आ गए मलिक मोहम्मद जायसी पर। हाँ उन्होंने फिर पूछा कि इन कबीर के जो ईश्वर हैं और मलिक जी के जो ईश्वर हैं उसमें क्या मतलब अंतर है, तो सर वो फिर मैंने बताया उन्हें। फिर वो पद्मावत में चले गए कि पद्मावत के कितने खंड है, और जो रानी पद्मावती है वो किसका प्रतीक है, सिंगल द्वीप किसका प्रतीक है। तो सर मैंने ये मतलब बता दिया। उन्होंने पूछा कि नागमती किसका प्रतीक है, वहां मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, तो मैंने सॉरी बोल दिया कि सर मैं कंफ्यूज हूँ, वो शायद भोग का प्रतीक है या विरह का। तो फिर वहां पे मैंने सॉरी बोला, वो मैं नहीं बता पाई नागमती किस चीज का प्रतीक थी। फिर उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन फिर हरिवंश राय जी के बारे में पूछा, एक कि आप कुछ हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में कुछ बता दीजिए। तो मैंने बताया हालावाद के प्रवर्तक थे, मस्ती। मतलब आपका जो एक्चुअल में इंटरव्यू जो मैं सुन रहा हूँ इतनी देर से, टोटल ये इसमें साहित्य ज़्यादा हो गया और ये टीजीटी का कम पीजीटी का इंटरव्यू ज़्यादा लग रहा है ना? सर हाँ वही सर कितने, और सर मेरा लास्ट में था इवनिंग की शिफ्ट में, बस जो लास्ट के 3 बच्चे थे उसमें था, और इतने क्वेश्चन उन्होंने पूछे। और फिर लास्ट में जाते जाते मुझसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि अच्छा चलो एक क्वेश्चन और बता दो, कोई मैगजीन कोई भी पत्रिका बता दो हिंदी की, जो भी आपने कुछ नाम सुना हो। तो सर वो एकदम से वो हंस ही दिमाग में आया, तो मैंने हंस, आनंद, कादम्बिनी और कादम्बिनी इनका नाम लिया। तो फिर मैंने फिर बोला हंस के बारे में थोड़ा और, मैं कि पहले प्रेमचंद जी थे संपादक, अब राजेश यादव जी दिल्ली से इसका संपादन कर रहे हैं। तो फिर वो आपस में बात करने लगे कि राजेश यादव जी तो अब दुनिया स्वर्ग में। सिधार गए हैं। हाँ तो सर फिर मैंने कहा सर शायद सर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। कह रहे हाँ वो संपादन करते हैं, दिल्ली में करते थे, पर फिलहाल अभी वो स्वर्ग सिधार गए। मैं कहती सर। फिर उन्होंने कहा चलिए ठीक है आप जाइए। तो सर फिर मैंने बस उनको धन्यवाद बोला। फिर उन्होंने बोला मेरे को जाते हुए गुड लक। सर अब मैं उनके गुड लक को कैसे समझूं, अच्छा समझूं या सब वो सबको गुड लक और ये बेस्ट best of और luck। बेस्ट ऑफ लक और ये सब बोल रहे हैं। एक्चुअली वहाँ ये होता है कि सब लोग कंफर्टेबल फील करें और जाएं अच्छे से, कोई रोना गाना ना करे, घबराए नहीं, जैसे आए हैं वापस घर पे शांति से पहुंच जाए। अब रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू का जो उन्होंने जज किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो आप लोगों के मार्क्स जोड़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जैसे आपका साक्षात्कार आपने बताया है इतना चला, इसमें आपने काफ़ी कुछ क्वेश्चन के आंसर बढ़िया तरीके से दिए, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होना चाहिए। आपके रिटर्न टेस्ट में कितने मार्क्स थे? सर 140। 140 थे ना, और 136 शायद वो कट ऑफ था, या ऐसे ही कुछ कट सर ऑफ। 134 था कट ऑफ, 134। चलो देखते हैं, होना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और डेफिनेटली। सर एक चीज मैं पूछना चाह रही थी सर, जैसे मैं पर्यायवाची में अटकी, उनकी मांग थी कि मैं कम से कम 6 से 7 शब्द बताऊं और मैं 3 से 4 ही बता पाई, तो ये नेगेटिव तो नहीं जाएगा मेरे लिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है, नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात नहीं है। सबका हर किसी का 7 पर्यायवाची नहीं होता, 3 से 4 बताना भी बड़ी बात है, लोग 2 ही बता पाते हैं, ठीक है ना? अब उसकी चिंता मत करो, मेन मामला है जब मार्क्स जुड़ेंगे और मेरिट बनेगी आपको और महीने 15 दिन में पता लग जाएगा। आपका डिटेल अगर आपने मुझे नहीं भेजा है तो भेज देना, स्पेशली रोल नंबर और आपका वो
एडमिट कार्ड, तो मैं उसमें जब भी आएगा तो मैं सर्च करके अगर मुझे पहले पता चला तो बता दूंगा। वैसे सभी को पता चलता है, कई बार क्या होता है कि कुछ भी रात में 8 9 10 बजे निकालते हैं, कभी कब घोषित करते हैं, कई लोगों को पता नहीं रहता है, कई लोगों को दूसरे दिन पता चलता है। तो अगर हम मुझे कम से कम पता लग जाएगा जब भी होगा तो ठीक है ना। सर कब तक रिजल्ट आ सकती है? हाँ हाँ, ओके, अभी अभी इसके बारे में भी बात आप बताएंगे आपको लास्ट में। चलो ठीक है, सब लोग अच्छा अच्छा बता रहे हैं अपना। अब इनमें से सर अलका, प्लीज मेरा भी नाम लीजिए सर, आप प्लीज। आपका ही नाम लेंगे अब। और ये जो है क्या नाम इनका, रेखा मैडम, आप 1 मिनट आप संभालिए थोड़ा सा ये, है ना, और आप अपना व्यू बताना कि एक्चुअल में और क्या क्या सावधानी रखना चाहिए लास्ट में। मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ। अलका मीना मैडम, आप अपना माइक, ये अपना कैमरा ऑन करो ना अलका जी। यस, आपका रिटर्न टेस्ट में क्या मार्क्स था? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप पहले अपना माइक अनम्यूट करो। आप, सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बताओ। सर हमारी कट ऑफ तो गई थी 124, मेरे मार्क्स थे 130। सब्जेक्ट 6 नंबर फालतू है सर। सब्जेक्ट मेरा संस्कृत है सर। फालतू नहीं है, एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रा है, फालतू नहीं बोलते उसको, आपकी ताकत है। चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा थे सर, 6 नंबर एक्स्ट्रा थे मेरे। हाँ हाँ। सर जैसे मैं गई वहां तो एक मैम थी, 3 सर थे सर। तो वो मैम बोली, वो मैम मेरे से संस्कृत में ही बोली, जो भी बोला उस मैम ने संस्कृत में बोला। फिर मैं मैम को बोली, मैम मैं इतना मतलब संस्कृत में इतना बोलने के लिए कंफर्ट फील नहीं कर पा रही, प्लीज मैम आप हिंदी में बोले। बोले फिर बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? अच्छा अलका मैं मैडम, बोली, आप मैम आप मैं बताइए। रेखा मैडम, आपको कुछ जानना है तो इनसे बात करना, मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ, है ना। यस, ओके, बताइए बताइए अलका मैडम। फिर मैं बोली मैम बच्चों को तो पढ़ा देंगे। बोले फिर आपने आपका परिचय सुनाइए। फिर मैंने दो लाइन बोली, 2 लाइन सुनाई। फिर बोली ये कैसे? मैं बोली मैम ये तो अभ्यास से सब कुछ आसान हो जाता है। फिर बोली अच्छा तो जाओ आप, तुम उन पर तय पढ़ाओ। वो मैं वहां तो चल गई, जैसे बोर्ड पे एंट्री की। फिर बोली डेट वेट मत लिखो आप। हम किसी में था सर, मेरा लंच बाहर था, 3 बजे के समथिंग था। फिर बोली डेट वेट मत लिखो आप, तो सीधा तुम उनसे पढ़ाओ। अब सर मैं वो बोली कक्षा 6 के बच्चे मान के पढ़ाओ। अब 6 के बच्चे में पहले तो व्यवहार ज्ञान से जोड़ना पड़ता है सर। सॉरी मैम, मैं इतना कम मतलब एकदम से बोले तुम उन पर नया टॉपिक तैयार नहीं कर रखा। वैसे तो पता देती तो था मेरे, पर कक्षा 6 के बच्चे पढ़ाने में बहुत होता है। फिर मैं सॉरी मैम, मैं टॉपिक तैयार करके लेके वो क्या पढ़ा सकती हूँ? बोली कि अच्छा तो वो पढ़ाओ। मैंने अब मैं जैसे मैं मेरे टॉपिक अव्यय तैयार करके लेके गई थी, फिर मैं वैसे ही पढ़ाने लगी। मैं जैसे बोली 2-3 लाइन बोल के, फिर मैं उसकी परिभाषा दी अव्यय की। बोले आप आ जाओ, ऐसे बोर्ड पे 2-3 शब्द लिखे, बोले आ जाओ आप। फिर एक सर थे, वो बोले कंप्यूटर में क्या 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 आता है आपको? मैं बोली सर थोड़ा ज्यादा तो कुछ नहीं आता, पर थोड़ा बहुत अच्छा कंप्यूटर चला लेते हूँ मैं। जी सर। बोला कि क्या क्या आता है? मैं बोल सर थोड़ा बहुत आता है, ऐसे टाइपिंग वाइपिंग और ऐसे नॉर्मल आता है, इतना कुछ तो नहीं आता। अच्छा, फिर एक सर बोले कि एनईपी के बारे में बताओ कुछ। फिर मैंने एनईपी के बारे में बताया, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है। जैसे पहले 10+2 का रही था, फिर 5+3। फिर वो बोले कि 5 3+4 क्या है? मैं बोले सर ये मतलब 5 वर्षों में 3 साल तक की मतलब बाल वाटिका होती है, फिर उसमें पहली दूसरी कक्षा ऐसे डिवाइड कर रखा। बोला अच्छा ठीक है। फिर एक सर बोले कि ज्योग्राफी में, बोले आपने ज्योग्राफी पढ़ी है? मैं बोली जी सर बीए में थी मेरे पास। बोले कि ज्योग्राफी में महाद्वीप कितने होते हैं? फिर मैंने बोला सर 7 महाद्वीप होते हैं। बोले कौन कौन से होते हैं? फिर मैं बोली सर मैं 4 का ही सर, उस टाइम मैं घबरा रही थी थोड़ा सा, मतलब इतना तो घबरा नहीं रही थी, वैसे मैंने जवाब दिया 4 महाद्वीप के नाम उनको बता दी उन सर को। फिर एक सर बोले कि आप क्या करते हो, कहीं स्कूल में जॉब करते हो? मैंने बोला नहीं सर मैं जो जॉब नहीं करती। फिर बोल क्या करते हो आप? मैंने बोला सर मैंने तैयारी की थी रीट की, और 2nd ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, और अब फिलहाल मैं ये एग्जाम पास किया है। फिर बोला अच्छा, तो फिर बोले कि जाओ आप जाओ। तो सर मेरे डॉक्यूमेंट्स में वो बायोडाटा फॉर्म में मेरे से गलती हो गई सर। वो बोले कि क्या नाम है सर, मैंने जो डेट होती है ना उसमें
4/8 और 95 में डेट ऑफ बर्थ है, मैं उसमें 2023 भर दी। एक फॉर्म में सर मेरे से गलती हो गई, फिर बोले कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो मैंने देखा नहीं सर, एक्चुअली में मैंने देखा नहीं। फिर वो बोले कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं बोली सर 4/8/95। फिर वो बोली ये तो आपने 2023 पर रखा है। मैं बोली सर सॉरी, सबसे बड़ी गलती हो गई मेरे से। तो कोई बात नहीं, हो ही जाती है, मानवी भूल तो हो ही जाती है। बस सर मेरा शाम की मेरे तो 5 से 7 मिनट के बीच में इंटरव्यू चला सर, और मेरे से कुछ क्वेश्चन ही नहीं किए संस्कृत के, वैसे कुछ कोई भी क्वेश्चन नहीं किए बोले जाओ। मेरे से पहले 2 कैंडिडेट गए थे, उनको भी 5 से 7 मिनट में ही, मतलब उनका भी इतनी देर चला था सर। मेरे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहना पता नहीं नंबर भी दिए या नहीं दिए। नहीं को नंबर सब देते हैं। जिस हिसाब से सर इंटरव्यू हुआ 5 से 7 मिनट के बीच में हुआ सर, तो ऐसे बोल रहे कि जिनका ज्यादा देर चलता है उनको ही नंबर मिलते हैं। नहीं कई बार बहुत ज्यादा देर ऐसे बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा देर तक वो उनका भी लेते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, और मजे लेते रहते हैं बहुत देर तक। ऐसा कुछ नहीं है ना। और आपने अब जैसा भी आपका रहा, तो आपका वो काम करेंगे रिटर्न टेस्ट के मार्क्स, और इसमें से भी वो डेफिनेटली जो नंबर देना है वो देंगे आपको। पर हाँ, ये जैसे कंप्यूटर का आपसे पूछा आपने, इसमें शायद कुछ विशेष नहीं बताया, या निगेटिव क्या रहा है बताइए आपके हिसाब से, ऐसी क्या चीज़ थी जो आपने नहीं बताई? नेगेटिव तो सर मैंने बस वो जो टॉपिक दी ना मैम, वो मैं नहीं पढ़ा। मेरे को तो वो नेगेटिव लग रहा है भाई, वो जो मैम दी वो नहीं पढ़ा पाई, तो नेगेटिव तो है ही कि इसको तुम पढ़ता ही नहीं पढ़ाना रहा। मतलब आता तो था सर, मैं बड़े लेवल से तो पढ़ा सकती, तो वो बोली कक्षा 6 के बच्चे, मानो कक्षा 6 के बच्चे को तो कुछ भी प्रत्यय के बारे में नहीं पता होता, तो उनको पहले प्रत्यय बताओ, फिर एकदम से वो देना, तो मैं घबरा गई सर कि तुम प्रत्यय कैसे पढ़ाऊं कक्षा 6 के बच्चे मान के। जब इसलिए फिर मैं बोल के सॉरी मैम, वहां तक पहुंच तो गई मैं बोर्ड तक, तो फिर मैं सॉरी मैम क्या मैं मेरा टॉपिक पढ़ा सकती हूँ जो मैं तैयार करूँ? बोले हाँ ठीक है आप वो पढ़ाओ। फिर मैंने जैसे 2 ही लाइन पढ़ा के दिखाओ, फिर मैं 2 लाइन पढ़ाई ना, फिर एक बस एंट्री के 2-3 शब्द लिखे ना बोर्ड, बोले कि आप आ जाओ बस। फिर आके फिर एनईपी की फुल फॉर्म पूछी सर ने, फिर मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बताई, फिर वो मैम ने कुछ और बदला, बोली ये होता होगा, मैंने बोली नहीं मैम यही होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। हाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फिर बोली और कुछ होता हूँ नहीं मैम, वो कुछ और बोल रही थी एजुकेशन की जगह सर, मैम ने कुछ और बोला था। फिर मैं बोली मैम यही हो सकता है उन्होंने बोला हो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ऐसे भी इसको बोला जाता है। नहीं सर ऐसे नहीं बोला था उन्होंने, और कुछ एजुकेशन की जगह कुछ और वर्ड इंग्लिश में कोई और वर्ड यूज किया था सर। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोला था क्या वो? नहीं सर वो मेरे अब तो याद नहीं है सर, मैं तो वैसे ही घबरू, मतलब वो जैसे वो टॉपिक में नहीं कर पाई, फिर मेरा कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो गया कि फिर मैंने जो टॉपिक चलो अब आप टेंशन बिल्कुल मत सुनो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बी पॉजिटिव, ईश्वर का नाम लो। हो सकता है आप जो है उनका कलम जो है नंबर देते समय अच्छा नंबर दे जाए या दे गई हो, है ना। जैसा आप बता रहे हो उससे लगता है कि वो इंटरव्यू में कुछ न कुछ मार्क्स की आपकी कटिंग जरूर हुई होगी, कहीं ना कहीं उन्होंने काटे होंगे, जैसे आपका ये लग रहा है। अब सारी चीज़ें देखो, मैं आपको काटे तो है सर, डेमो में तो जरूर कटे होंगे डेमो में तो मेरे को पता है नंबर कटे हैं। तो मेरी बात सुनो भाई, आप सुनिए, आप मेरा कहने का मतलब ये है कि अब सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि मेरिट कैसे जाएगी। अब देखो क्या है, अब देखो मैं कई सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, जैसे रेखा जी आप भी ध्यान देना इस चीज़ पे कि कई सब्जेक्ट में क्या हुआ कि कैंडिडेट का इन्होंने सिलेक्शन तो इनके हिसाब से 3 गुना 4 गुना कर लिया। अब बाद में क्या हुआ, पता चला कि इनका ग्रेजुएशन में किसी का 50% नहीं हो रहा है, किसी का वो मेन सब्जेक्ट में इंग्लिश नहीं है या हिंदी नहीं है, और वो सिलेक्ट भी हो गया बट्टा, और उसका जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है ना, कॉमर्स और आर्ट्स और साइंस सभी में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो उसी के आधार पर सिलेक्ट होके चले गए। तो कई लोग जो बहुत अच्छे थे अपने से, उस इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता उनका, लेकिन वो इस वजह से आउट हो गए, कई लोग किसी वजह से आउट हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी का इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं भी गया हो, लेकिन जिन लोगों का हट गया है उसमें कहीं अगर आपका अप डाउन ऊपर हो जाए, तो हो सकता है वेटिंग में या रिजर्व पैनल में कहीं आपका नाम हो, क्योंकि वो तो मार्क्स, इनका काम कहाँ तक रहता है मालूम है, इंटरव्यू बोर्ड लिफाफे के अंदर मार्क्स लिस्ट करके उसको सील करके दे देते हैं। इसके बाद न किसी को पता चलता है, ये भी पता नहीं चलता है किसने इंटरव्यू लिया,
क्या किया, कितने मार्क्स आए। जो मार्क जो बनाने वाला जो होता है हेडक्वार्टर में, उनका इन सब चीज़ों से कहीं कोई लेना देना नहीं होता है। वहाँ डेफिनेटली केवल टोटलिंग होती है और लिस्ट बनाई जाती है। अब ये तो शायद सीबीएसई ही पूरा तैयार करेगी इस बार, केवीएस भी इसको तैयार नहीं कर रहा है। तो देखते हैं। बी पॉजिटिव मैडम, है ना, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं वो किसी को निगेटिव बोल नहीं सकता, है ना। अच्छा, अभी मैं एक सर होगा कि नहीं होगा मेरा? बी पॉजिटिव, मेरे बी को तो सर डर संभावनाएं लग रहा था। देखो संभावनाएं हैं, दिल मत धड़काओ आपका। और ये आप पॉजिटिव रहो, ईश्वर का नाम लो कि आपका जो है जो निगेटिव चीज़ें हुई है उसको उन्होंने ज़्यादा निगेटिव समझ के मार्क्स नहीं सर काटे। शाम के टाइम में तो बहुत जल्दी करवा रहे थे, वो पता नहीं किस बात की जल्दी हो रही थी उनको। बहुत जल्दी 5 से 7 मिनट में सबको ऐसे ही हुआ। मेरे सामने 3 कैंडिडेट गए, उनका तीनों को 5 से 7 मिनट ही चला था। चलो ठीक है ना। अब देखिए इनमें से जो ठीक है हमारे सर, साथ में है दशरथ बाड़मेरा जी, आप बताएंगी क्या? और एक पूनम पुनिया मैडम भी है, अभी दिखाई नहीं दे रही है। यस सर। यस, अब दशरथ गुड जी, इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ मैं दो लोगों से बात करूंगा, दशरथ जी और पूनम पुनिया मैडम। और रेखा मैडम सब तक एक चीज़ बताएगी आप सबको। रेखा मैडम, आपने जो आपके साक्षात्कार के वीडियोस भी डाले थे और जो रिप्लाई भी आपने किया था, आप थोड़ा सा एक सजेशन सबको एक कॉमन दे सकती है कि किन किन बातों का ध्यान, अब जो कल जिनका इंटरव्यू है, कल हिंदी का लास्ट डे है शायद, है ना, तो कल जिनका इंटरव्यू है और इंग्लिश का कंटिन्यू चल रहा है, हम सब भाषा वाले हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत कुछ भी हो, तो भाषा के शिक्षक को साक्षात्कार के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप अपने अनुभव के हिसाब से बताइए। उसके बाद फिर पूनम पुनिया मैडम अपना बताएगी और फिर उसके बाद हेलो सर, गुड इवनिंग सर। मैं पीआरटी एस्पिरेंट हूँ सर। अच्छा, तो आपका इंटरव्यू क्योंकि मेरे को सर कई दिन से आपसे कनेक्ट नहीं हो पाई, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मेरा लो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा वो कर रही थी, फील घबराहट हो रही थी। तो अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इन सब के सुन के सर। हाँ, अब और अच्छा लगेगा। अभी दशरथ बाड़मेरा जी सुनाएंगे आपको। पहले सर एक क्वेश्चन अगर इनसे पूछ सकते हो तो एक बार ये पूछना, ये हाँ, मतलब जो आप अपना education का gap है, प्रश्न सुनो, इस type अपना के प्रश्न question आप पूछ पूछिए, रहे हैं? रेखा मैडम जवाब देगी। रेखा जी आप इनका जवाब दीजिए, मैं फिर थोड़ा सा एजुकेशन गैप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हैं सर? हाँ आप हाँ सब है सर एजुकेशन गैप का। आप रेखा मैडम से प्रश्न रखिए और उसके बाद मेरा तो नहीं था कि ऐसा कुछ नहीं रहा। आपके जो सब्जेक्ट में जितनी रिक्वायरमेंट है, जो जो चाहिए बस वही देख रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं। ओके जी, थैंक यू। मैं सब बताना चाहूंगी सबको। मैं बताना चाहूंगी जैसे कि मेरा सब्जेक्ट संस्कृत था मैम, रेखा मैम नमस्ते। तो उसमें संस्कृत में हम लोगों के तीनों ईयर में 50% एवर मार्क्स होने चाहिए। तो कुछ लोगों के नहीं थे, तो इसलिए थोड़ी सी मेरे को भी घबराहट हुई। बट जब मेरा चेक हुआ और मैं पहले भी से चेक करके गई थी, तो मेरा सभी तीनों ईयर में 50% एवब था। तो एक तो ये अपना चेक कर लें, मेरा सजेशन है आपसे। और सबसे दूसरा बड़ा सजेशन ये है कि मेरे बायोडाटा में छोटी छोटी 2 मिस्टेक थी, जैसे और की, मतलब कहाँ लिखना चाहिए और की। तो आप लोगों से जो भी भाषा के हैं उनसे ये सजेशन है कि जो बायोडाटा फिल करें तो उसमें कॉमा विराम ये सब कहाँ होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से फिल करें, इसमें आपका कोई मिस्टेक ना हो। और जो नाम लिखने में है आपने क्या लिखा है उसको याद रखें। यहाँ तक कि अपना रोल नंबर भी थोड़ा, जैसे मैंने 220, 424, 600, 300 कई बार लिखने की वजह से मुझे को याद हो गया था। तो आप भी अपना रोल नंबर मतलब याद करके जाएं। और सबके लिए मतलब ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, सबका अच्छा जाए इंटरव्यू। तो यही मेरा सजेशन है। आप रेखा मैम आप अगर बताएं तो बता दें। हाँ जी मैम। मैं तो यही कहूंगी कि कॉन्फिडेंट रहें। पहले तो ना बहुत अच्छे से जो भी बोले बहुत अच्छे से पोलाइटली बोले, कुछ भी हार्श ना रहे वहां पे। और अपनी लैंग्वेज पे तो बिल्कुल आपकी कमांड होनी ही चाहिए। वो कुछ भी जब भी जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में आप बोलिए, तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन रहता है। और अचीवमेंट्स में जो स्पेशल अचीवमेंट्स में आप लिखेंगे तो उसमें बिल्कुल अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट को लिखिए, क्योंकि उससे वो क्वेश्चन जरूर करते हैं। बायोडाटा जब भरें तो बिल्कुल उसको ध्यान से अच्छे से एक एक पॉइंट को आप
बिल्कुल याद करके जाइए, अगर इससे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं क्या आंसर करूंगी या करूंगा। तो और बायोडाटा जो भी है उसमें आपकी, मेरे ख्याल से आपकी भी पूनम मैम फोटो लगी होंगी वहां पे 5 कॉपीज में। हाँ, वो फोटो आप घर से जी भी लगा जी के जा जी सकते हैं या वहां पे भी लगा जी सकते हैं। और मैंने चॉइस वाला नहीं, मेरे को ध्यान था, मैंने नहीं भरा था, लेकिन आप लोग निकाल लीजिए। वो चॉइस जोन वाला जो रहता है वो मैंने नहीं भरा था, मेरे को नहीं पता था। इवन मैंने तो वो जो एक और था अंडरटेकिंग वाला भी नहीं भरा था, उन्होंने ही दिया फिर वहां पे। तो वो भी आप लोग अपना करके ले अच्छा, मैं तो ले गई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें कि अंडरटेकिंग वाला भी अपना भर के रह हाँ जी, जाए। हाँ जी। और जॉन चॉइस वाला भी आप लोग अपना फिल करके लेके जाइए अच्छे से। जी जी। रेखा मैम, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैम मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी बात की। हम आपका इंटरव्यू कहाँ हुआ था मैम? मैम सबका ही संस्कृत का सबका ही गुरुग्राम में ही है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगी मैम, जैसे कि जो हमारे दक्षिण भारत के लोग आए होंगे संस्कृत के लिए, वो भी गुरुग्राम में ही आए थे क्या? जी जी मैम, मेरे उसमें उड़ीसा से थे, वेस्ट बंगाल से भी थे, मतलब हर उससे ये तो हमने भी मैम देखा था कि मेरे में भी मतलब कुछ हिमाचल प्रदेश से और पश्चिम बंगाल से भी लोग थे। और मेरे इंटरव्यू के दिन, मेरा कल था 24 तारीख को जी, तो उस दिन फीमेल की संख्या कम थी, मेल की संख्या ज्यादा मुझे दिख रही थी। अच्छा नहीं, हमारे में तो इक्वल ही था मैम, मेल फीमेल दोनों ही थे। और शायद मेरा 24 तारीख को जिस दिन था, उस दिन संस्कृत का लास्ट था मैम मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ जी मैम, मेरा 20 को था, 20 के बाद मेरे ख्याल से 22, 23, 24 3 दिन था। तो उसके बाद 24 तक ये संस्कृत का लास्ट था। जी तो बस मैं सभी को वही शुभकामना देना हाँ जी, कोई भी अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं जी जिनका इंटरव्यू है। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम मैं आप दिखाई नहीं दे रही। ये पूछना चाह रही थी कि जोन वाला फॉर्म अपने बायोडाटा के साथ निकला था? हाँ जी मैम, उसमें नीचे ही दिया हुआ है मैम, बायोडाटा में आप थोड़े से नीचे जाएंगे ना, उसी में दिया हुआ है वो। अच्छा, और जिसने नहीं भरा हो तो? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने भी नहीं भरा, मैंने भी नहीं दिया, तो मेरा हमने नीचे नीचे चल गया। अंडरटेकिंग तक निकलवा के ही रुक गए थे, नीचे वाला निकाला ही नहीं। अच्छा अच्छा, आपका हो चुका मैम? कौन से सब्जेक्ट का था? मेरा 18 मई को हिंदी का। अच्छा अच्छा मैम, तो कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? ठीक हुआ था मैम। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है, अच्छा हुआ है। मुझे लगा है कि अपने ग्रुप में सभी मेंबर्स का ये श्री सोनी सर की कृपा है कि हमारा सबका अच्छा गया है। जी 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 सर की वजह से ही गया है। ये सर, मैंने तो पहला वीडियो सर का अटेंड किया था, तभी मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस महसूस हुआ, और फिर मैं उसी को सब अच्छा सा कॉन्फिडेंस रख के मैंने अपना इंटरव्यू दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब एक परिवार के सदस्य जैसे हो गए हैं, मुझे लग रहा है सब ना। हाँ हाँ, बस बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैंने बहुत देर से वेट कर रही थी जी। और सर हमारे हेड ऑफ द फैमिली है। जी 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 बिल्कुल। चलो रेखा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। एक मिनट पूनम मैडम, ये थोड़ा सा ये जो अभी है ना, धर्मेश दशरथ बाड़मेरा जी बेचारे बहुत देर से है ना, ये बोलेंगे कि अभी 33% आरक्षण है, आदमी का तो है, जेंट्स का तो दे दो कम से कम, है ना। इनकी ये बात सुन लेते हैं, फिर आपकी बात भी सुन लेंगे। हाँ दशरथ जी बताइए। सर नमस्ते। हाँ बताओ। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा केमिस्ट्री का इंटरव्यू था और आपने रात को 11 बजे इंटरव्यू लिया मेरा। अरे वो गजब गजब, आपका वो इंटरव्यू बहुत आपको फायदा दिया होगा, है ना। बिल्कुल, बहुत सारा उस दिन मेरा मतलब मुझे इतना नर्वसनेस था, मैं राजस्थान से भुवनेश्वर गया था और इतना नर्वसनेस था कि मतलब मैं होटल में सो भी नहीं पा रहा था। फिर मैंने आपको मैसेज किया और विद इन आपने 1 घंटे में कहा कि मैं बिल्कुल आपके लिए इंटरव्यू का ऑर्गेनाइज करता हूँ। और उसके बाद में मेरा इंटरव्यू, और मैं काफी मतलब अच्छा फील करने लगा था, और मेरा इंटरव्यू मुझे जहाँ तक लगता है मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, एक भी नेगेटिव पॉइंट ऐसा कुछ नहीं रहा है।
मैं 8 बजे सेंटर पे चला गया था और उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 बजे तक हुआ था। हमारे यहाँ वहाँ पर ये था कि कुछ बच्चों को वो बाहर भी कर रहे थे जिन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स किया था एमएससी के साथ में बीएड, तो उनको वो बाहर कर रहे थे, उनको नॉट एलिजिबल लिख रहे थे उनके जो उन्होंने बायोडाटा लेके गए थे उनके ऊपर। तो मैं भी कंफ्यूज था क्योंकि मेरा बीएड में मैंने एक सब्जेक्ट रिपीट हो गया था मेरा, तो मुझे लग रहा था क्या पता मेरा भी क्या होगा। और तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई इश्यू नहीं है, तो फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे भी हुआ मेरा, तो मेरा लगभग मेरे पैनल के अंदर 15 नंबर था। तो मैंने फिर 15 नंबर जैसे मेरा डीवी हुआ तो फिर मुझे वो इंटरव्यू अलग रूम है वहां पर लेके गए मेरे को, और 5 मिनट मेरे को बाहर खड़ा रखा और मैंने एंट्री करी जो नॉर्मल वे में। फिर मुझे इंट्रोडक्शन पूछा, मैंने हॉबी मेंशन करी नहीं थी, तो मेरे से पूछ लिया कि व्हाट इज योर हॉबी। तो मैंने यही कहा था कि आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई स्पेंडिंग फ्री टाइम विद ओल्ड पर्सन एंड हेल्पिंग देम। तो मुझे पूछा कि ये कैसी हॉबी आपकी। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है उनके साथ फ्री टाइम स्पेंड करने और उनके साथ समय व्यतीत करने और हेल्प करने में, तो मेरा हॉबी से कोई ऐसा क्वेश्चन बना नहीं। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन यही था मेरा पीजीटी केमिस्ट्री से, तो कि आपका टॉपिक क्या तैयार है। मोस्टली लोग मतलब मेरा ये लग था कि मुझे टॉपिक पूछा कि आपका कौन सा टॉपिक तैयार है, तो मैंने बता दिया कि मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर तैयार है। तो फिर मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है वो 11th के पोर्शन से स्टार्ट करके मैंने शुरुआत की। और मैं एक और सजेशन यहाँ कहना चाहूंगा कि जो भी कैंडिडेट अब डेमो देंगे या डेमो के लिए जाएंगे, तो उनको सबसे पहले इंटरव्यूअर को थैंक्स बोलना है कि आपने उनको मौका दिया है। और दूसरी बात यह है कि आपको अपने सब्जेक्ट का सबसे पहले आपका टॉपिक क्या है वो बताना है और सब टॉपिक बताना है, और देन आपके बाद आपका इस टॉपिक को बढ़ाने से बच्चों को क्या फायदा होने वाला है ये आप जरूर मेंशन करेंगे तो अच्छा इंप्रेसिव रहेगा। मैंने ये किया था, मैंने मेरा टॉपिक बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सब टॉपिक बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और मेरा ये टॉपिक पढ़ाने का एम क्या मेरा मैंने ये बताया था उनको। और फिर मैं डेट वेट मेंशन कर रहा था, तो मुझे बोला कि आप ये छोड़िए और आप सीधे टॉपिक पे आओ। तो मेरा टॉपिक था रेडॉक्स रिएक्शंस को मैंने जोड़ा, कनेक्ट किया 11th से। और फिर मैंने ये चीज भी उनको बोली थी वहीं पर, मैं आगे पोडियम पे वहां खड़ा था, तो मैंने वहीं पे बोली थी उनको। मैंने कहा सर कैन आई एज्यूम ऑल ऑफ यू एज ए स्टूडेंट, तो यस मैंने परमिशन ले ली थी उनसे। बढ़िया, वो तो खुद ही बोलते हैं। चलो अच्छा, आपके बीच में मैं एक ये बात बोलना चाहूँगा कि देखो एक कॉन्फिडेंस जब आ जाता है तो व्यक्ति कितने आत्मविश्वास के साथ बात करता है। आपका इंटरव्यू कौन सी तारीख को था? 17 को था सर, और मैंने 16 को शाम को आपको इंटरव्यू दिया था। 16 की रात में मैंने इनका फ़ोन और इनका मैसेज सुनकर मुझे लगा कि यार निराश नहीं करना चाहिए किसी को भी। अब भले ही मैं थका हुआ हूँ, जैसा भी ये चलेगा, तो मैंने सर का इंटरव्यू अरेंज किया। और आप देखना कि उस इंटरव्यू का जो पहला पार्ट है उस पार्ट में जो काफ़ी नर्वस था बिल्कुल, और मुझे लग रहा था मैंने कि यार ये मामला गड़बड़ हो जाएगा इनका। लेकिन उसके बाद सेकंड पार्ट में जो आपका आत्मविश्वास आया इंटरव्यू देते देते, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपका रहा उसमें। और मैंने बोला भी था कि बस ये वाली जो आत्मविश्वास, जिस तरह से आप बाद में बात कर रहे हो ऐसे ही पूरे इंटरव्यू में करना। और ये ईश्वर की कृपा है, लक है, पता नहीं कि इनका जो है इस तरीके से हमारी बात हो गई एक दिन जस्ट पहले, और दूसरे दिन इनका साक्षात्कार भी बहुत ज़बरदस्त गया। तो जैसा ही अभी उत्साहपूर्वक अपना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, ऐसे सभी को अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने देना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब आप अपने अनुभव सब बताइए अच्छे से। मैं रिकॉर्ड तो हो ही रहा है सब कुछ, और मैं थोड़ा सा अभी और 1-8 मिनट बिजी कहीं हो रहा हूँ, तो अभी मेरी जगह रेखा जी आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? रेखा मैडम साथ में हैं, मैम सुन रहे हैं। हाँ मैडम, आप हैंडल कीजिएगा, है ना, जो आप अब टीचर हो रहे, बाकी सब बच्चे। ओके थैंक यू। यस हाँ, तो मैम जब मैं डेमो दे रहा था तो मेरे सब्जेक्ट केमिस्ट्री से रिलेटेड ही वहीं पर क्वेश्चंस मेरे को किए थे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, उसमें डिफरेंस बताओ। तो मैं लास्ट 6 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे 11th-12th में ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं, तो मैंने बिल्कुल कॉन्फिडेंसली वो मैंने जवाब दे दिए थे वहाँ पे। और ऐसे करते मेरा इंटरव्यू वहीं से चल रहा था, रन करा था, मैं ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा था और मुझे वहीं से क्वेश्चंस पूछ रहे थे। और फिर मुझे 10 मिनट के आप ऐसे बाद में मुझे बोल दिया कि आप आइए बैठिए। तो मुझे पूछा कि हम सभी बैठे हैं, अपने पास पे भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है हम सबके पास में,
तो आप बता सकते हो क्या? मैंने कहा सर बिल्कुल राइट है, बट एट प्रेजेंट टाइम मेरे पास वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है, बट आप सभी के पास है। तो फिर क्या है? तो मैंने बता दिया मोबाइल फोन, जिसमें तो फिर पूछा कि मोबाइल फोन में कौन सी बैटरी है, तो मैंने बता दिया कि इसमें लिथियम बैटरी है। तो यहीं से एक क्वेश्चन साहब बना था कि रिसेंटली कुछ लास्ट ईयर में लिथियम बैटरी से रिलेटेड नोबेल प्राइज मिला है, तो वो किसको मिला है? तो मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे उस टाइम याद नहीं आ रहा था, तो मैंने वो प्रेजेंट साहब माइंड आपको ये बहुत ध्यान रखना है। और वो सर का मतलब मुझे उस टाइम शाम को इंटरव्यू लिया तो इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं लास्ट टाइम भी वो सर की लास्ट वाली वर्डिंग थी ना, मैं बार बार रिकॉल ही कर रहा था कि सर ने मुझे कैसे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने की किस तरह से मुझे बूस्ट किया था। तो मैंने उस टाइम प्रेजेंट टाइम मैंने वहां माइंड थोड़ा सा मतलब 5 सेकंड का गैप लिया और मैंने बोला कि सर मैं अभी रिकॉल तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये डेफिनेटली जानता हूँ कि 2022 में नहीं मिला नोबेल प्राइज। तो मेरा क्वेश्चन मतलब वहां से घूम गया। वो उस पर 2000 वो तो भूल गए उन्होंने। मेरे को पूछा कि फिर 2022 में किसको मिला है, तो मैंने वही बता दिया। फिर वो एक अच्छा इंप्रेशन चला गया वहाँ पे। तो मेरा सब्जेक्ट से रिलेटेड यही पूछा। फिर मुझे एक सर थे शायद साउथ से, उन्होंने पूछा कि आप प्रेजेंट क्या कर रहे हो, तो मैंने बता दिया कि आई एम वर्किंग एज ए पीजीटी केमिस्ट्री इन रेपुटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट विच इज मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वो मैंने बता दिया। फिर मेरे दूसरे मैम थे, वो शायद इधर ईस्ट के थे, उन्होंने मुझे पूछा कि आप कैसी स्कूल है आपकी, को हेड है या कैसे, तो मैंने बता दिया कि भाई बच्चे अलग अलग हैं, बच्चों का सेक्शन अलग है, बच्चों का अलग है। तो फिर उसका रीजन पूछा, क्या रीजन है, जो मेरे यहाँ पर रीजनल जो लेवल पर है वो मैंने उनको बताया, सेटिस्फाई किया। फिर मुझे पॉक्सो एक्ट के बारे में पूछा था उन्होंने। मैं 11th-12th की जब बात कर रहा था तो मुझे पूछा था उन्होंने कि आप पॉक्सो एक्ट के बारे में क्या जानते हो। तो मैंने पॉक्सो एक्ट के बारे में पढ़ गया अच्छे से, उसके क्या क्या प्रोविजंस होते हैं और नॉर्मल जो रूल्स होते हैं और पॉक्सो में क्या डिफरेंस है, और ये पूछा कि ये जेंडर न्यूट्रल है या नहीं है, तो मैंने ये भी बताया था जेंडर न्यूट्रल है ये। और ऐसे करके लगभग मेरा 20 मिनट तक इंटरव्यू चला था और लास्ट में मुझे पॉक्सो एक्ट की या पॉक्सो की फुल फॉर्म पूछी थी। तो मुझे मैं याद तो कर पा रहा था, लेकिन मेरे को लग रहा है कि कहीं मैं टू द या कुछ फोर या ऐसा कुछ भूल जाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा पतले गले से निकलने का प्रयास किया और मैंने बोल दिया कि अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आफ्टर द इंटरव्यू आई डेफिनेटली वर्क ऑन इट। तो ऐसे करके मेरा लगभग 20 मिनट तक इंटरव्यू चला था और काफी अच्छा गया। और मुझे जो मेरे पैनल हेड थे उन्होंने कहा था कि आपकी डिलीवरी ऑफ नॉलेज इज वेरी गुड एंड ऑल द बेस्ट। ऐसे करके मैं बाहर आ गया। और एक बहुत अच्छी बात ये रही कि मेरे को एक फ्रेंड थे, उनका वेट कर रहा था मैं बाहर आके, और प्रिंसिपल सर की ऑफिस है वहां पे। तब तक मेरा इंटरव्यू एक और मेरे के बाद में इंटरव्यू था, फिर तब तक लंच हो चुका था। तो जो मेरे पैनल हेड थे मेरे सब्जेक्ट के केमिस्ट्री के, वो वहां से निकल रहे थे फोन पे बात करते हुए। तो उनकी नजर मेरे पे पड़ी, तो मैंने उनको नमस्ते बोल दिया। मैंने कहा सर नमस्ते। तो एक चेहरा तो याद होता है ना कि जो कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है या जिसका डिलीवरी अच्छी है, तो वो रुक गए वहां पे, फोन पे बात कर रहे थे। फिर फोन कट गया, थोड़ी टाइम बाद बात हो गई शायद फोन पे। फिर मुझे बोला कि आपका अच्छा गया है, आपका हो जाएगा। तो कुछ लोग तो वहां पर थोड़ा यूं संदेह की नजर में आ गए कि क्या बात होगी, कि आपको ये कैसे बात एक पैनल मेंबर आपको आकर बोल रहा है कि, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा गया है। तो मेरा मतलब बाकी लोगों को सजेशन यही है कि कॉन्फिडेंस बनाए रखे। कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो मैं तो कहता हूँ कि आप 2x की स्पीड लगाकर सोनी सर के वीडियो देखें आप, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा। मैं दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाने की जरूरत भी नहीं है। आपको सोनी सर के जितने सारे 50 वीडियोज है इंटरव्यू सीरीज के बने हुए हैं, एक से लेकर आप उसको, मैं तो यही कर रहा था, बस कहीं मैं सफर भी कर रहा हूँ ट्रेन में तो मैंने वो वीडियो लगा दिए, डाउनलोड कहीं नहीं, डाउनलोड करके रख लो। यदि आपका नेटवर्क का कहीं इश्यू आ रहा है तो तब तक आप, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो तब तक आप उनको सुनिए। तो डेफिनेटली मैं उस दिन बड़ा नर्वस था जब मेरा इंटरव्यू शाम को सर ने लिया था, और सर मेरे को बोल भी रहे थे कि आप बड़ा, आपका मामला गड़बड़ चल रहा है। लेकिन उस इंटरव्यू हॉल से बाहर आने के बाद मैंने सर को उसी टाइम मैसेज कर दिया था कि सर मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया है और इसके लिए कंप्लीटली मैं आपको श्रेय देना चाहूंगा। तो थैंक यू सर। आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, वाकई में सर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। तो आपके लिए ऑल द बेस्ट हम भी बोलते हैं सर। एडवांस में कांग्रेचुलेशन हो जाएगा, कांग्रेचुलेशन भी बोलते हैं। थैंक यू मैम। जी सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, चलो डेजर्ट एरिया से कर रहा हूँ बिल्कुल।
आज सर ने मैसेज डाला कि यहाँ पे बहुत तूफान है, तो मैंने देखा, तो मेरे को तो देख के ही इतना ऐसा लगा, मैंने कहा बताओ, जहाँ लोग रियल में देख रहे होंगे तो कैसा लग रहा होगा। अभी भी चल रहा है बाहर बिल्कुल, आज हमारे यहाँ तूफान। बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज्यादा आंधी है और इतनी हॉट एरिया है कि आप इमेजिन नहीं करते। यहाँ पर सर्वाइवल मतलब कहते हैं ना वेरी चैलेंजिंग। मैंने ये बायोडाटा में लिखा भी था कि मुझे मतलब जैसे मैं डेजर्ट एरिया में हम लिमिटेड सोर्सेस के साथ में रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरे हेल्पफुल होगी केवियस एनवायरनमेंट के लिए भी, क्योंकि वहां पर भी आपको हर विद इन कुछ ईयर के बाद में आपको डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन मेरा ये एक्सप्लेनेशन था, लेकिन मुझे बायोडाटा से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। मेरा सब्जेक्ट पे पूछा मेन, और मुझे पॉक्सो एक्ट के बारे में पूछा, दोनों पर ही मेरा चला था और मैंने उसको अच्छे से उसको हैंडल किया था। देखो ऐसा है कि कई लोगों से बायोडाटा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए और बहुत सारे लोगों का तो इंट्रोड्यूक्शन भी नहीं लिया गया। वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाला भी मामला हाँ आता बिल्कुल है। सर, बिल्कुल सर। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपस में बात कर लेते हैं कि इतने कैंडिडेट है, इतने मिनट एक को हमें देना है ना। और एक मिनट इसमें हम देखते हैं। अब ये मैडम आप लास्ट में आप थक गई है काफ़ी समय से, अब आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें तो मैसेज रेखा मैडम आप दे दें सबको। अब मुझे लगता है अभी एंड चल रहा है ना, और बाकी फिर और कल वल कर लेंगे, क्योंकि अभी मुझे भी समय हो रहा है, 10:15 हो गए, 8 बजे से शुरू किया था, 8:15 से ना 2 घंटा करीब करीब हो गया है। और मेरे भी बच्चे के और वाइफ के बार बार इशारे आ रहे हैं कि भाई हो गया कब तक। जी सर, मेरे बच्चों को भी आ रहे हैं। तो आप लास्ट अपना मैसेज दे दो, हम वहीं एंड कर देते हैं, है ना? जी सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि सब कॉन्फिडेंट रहें और अपने सब्जेक्ट पे, अपनी लैंग्वेज पे कमांड रखिए। कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ सब अच्छा होता है। इंटरव्यू पैनल में जो बैठते हैं वो बिल्कुल आपको कंफर्ट फील करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। फुल कॉन्फिडेंट के साथ जाइए, फुल कॉन्फिडेंस हो गया। और सोनी सर को तो मैं इतना धन्यवाद कहूँ सर, मैं मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है सर, आई एम स्पीचलेस सर। नहीं आप मैं तो वही देखो, कहना चाहूँगा मेरे लिए आप मतलब ये सोच के जाएं, ये सोच के जाएं कि आई एम गोइंग टू बी सिलेक्टेड, हम सिलेक्टेड होने जा रहे हैं। और मतलब बहुत कॉन्फिडेंट, जैसा रेखा मैम ने बताया, वो सब अच्छा ही होता है अंदर जाने के बाद। तो बस ये इसके साथ ही बस आप सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगी। सही बात है, चलो अच्छी बात है। और आप लोग जैसा बोल रहे हैं, रेखा जी ने बोला, देखो मेरे तो एक स्वभाव स्टार्टिंग से ही है, जो चीज़ें हमने अभावों से सीखी है, जीरो से स्टार्ट की अपनी लाइफ को, और जो हमने अच्छा साहित्य पढ़ा है कुल मिला के। मैंने भी संस्कृत में एमए किया है और यूनिवर्सिटी में मेरी 4th पोजीशन थी, है ना। सारा साहित्य मैंने पढ़ा है, इवन मैंने इतिहास भी पढ़ा है, उसमें भी एमए है, हिंदी लिटरेचर में भी एमए है। और मज़े की बात ये कि हिंदी में भी मैं यूनिवर्सिटी में एमफिल में टॉपर रहा हूँ ईश्वर की कृपा से। और असलियत में मैथ्स विद बायो का 12th तक स्टूडेंट था। हिस्ट्री ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से मैंने 12 बीए किया, तो करीब करीब 10-15 सब्जेक्ट कवर हो गए। तो कई तरह का ये, और मैं आध्यात्मिक संस्थाओं से भी जुड़ा रहता हूँ। और मैंने सबसे बड़ी बात की, ये लास्ट में बता रहा हूँ कि मैंने 1757 प्लासी युद्ध से लेके 1961 गोवा मुक्ति आंदोलन तक जो हमारा स्वतंत्रता का संघर्ष चला, इस संघर्ष में जितने भी बलिदान होने वाले शहीद है, क्रांतिकारी है, और इन पर लिखने वाले जो कवि है, इन सब पर मैंने एमफिल में शोध भी किया है। और इन पर मैंने मोटिवेशनल और जो मैंने फील किया वो कविताएं भी लिखी है। तो ईश्वर की कृपा से मध्य प्रदेश सरकार ने अपने खर्चे पर वो मेरी पुस्तक अभी पिछले महीने प्रकाशित भी कर दी है। और कभी आप लोगों को, आप मुझे अता पता भेजना तो मैं एक कापी आपको ज़रूर भेजूँगा। घर का एड्रेस भेजा, जो भी लोग भेजेंगे उनको मैं भेज दूँगा। तो ये है, और आप देख करके अपना वो बताइएगा। और सभी लोगों को मेरी अनंत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं मेरी ओर से। सभी का चयन हो जाए, और जैसे ही चयन हो तो सूचना जरूर दे। क्या पता अगला ट्रांसफर मेरा आपके स्कूल में हो जाए, जहाँ आप रहो, है ना। बिल्कुल सर, हम ऐसा ही चाहते हैं। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते हैं ना आपके तो, मतलब आपके उसमें काम करने को मिले। ऐसे ही बोलते हैं, देखो। लेकिन क्या है कि जब मेरे वो दूर के ढोल सुहावने होते
क्योंकि ऐसा नहीं। मेरा जो काम लेने का तरीका है थोड़ा सा क्या है कि मैं चाहता हूँ शिक्षक अपने पास जितना भी क्वालिटी है उसको, अपने पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है और अवेलेबल है उनका उपयोग करके 100% क्वालिटी रिज़ल्ट इंश्योर करने की कोशिश करे। भाई बाद में जो होता है हो जाए, लेकिन अपनी तरफ से कोई कमी ना रखे। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा अतिरिक्त समय भी गरीब कमज़ोर बच्चों को स्पेशली देना पड़े तो उनके लिए प्लान बनाए, मेहनत करे। और काम करने के लिए जो बोलने वाला होता है वो स्वयं पहले काम करके उदाहरण देता है, तो उसको करना भी चाहिए। और इसी वजह से मैं कभी कभी थोड़ा सा वैसे तो नॉर्मली ज़्यादातर टीचर्स मेरे फेवर में ही रहते हैं, पर कुछ कुछ होते हैं 1 2 3 4 जिनको मतलब वो आज स्वभाव नहीं होता वैसा डेडिकेशन के साथ काम करने का, तो नाराज़ भी हो जाते हैं। अब चलता रहता है ये सब, लेकिन हर कोई बाद में रियलाइज़ करता है। कई बार मेरा ट्रांसफ़र होने के 5 साल बाद फ़ोन आते हैं टीचर के कि सर आपने जो हम पे जो काम करवाया था और सिखाया था वो देखो अब हमको इतना काम आ रहा है कि हम अपने स्कूल में उसी की वजह से जाने जाते हैं। तब अब 5 साल बाद रियलाइज़ कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है कि चलो आज नहीं कभी तो समझ में आया, तो अच्छी बात है। सभी लोगों को शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। और चयन होने के बाद आपको भी सर शुभ रात्रि। जरूर बताएं। नमस्कार सभी को। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट। यहीं Thank पे you, हम sir. और करते हैं। थैंक यू।